जवाब। बड़ी बहू, आओ बेटा। माँ जी की आवाज आ रही थी मुझ तक, पर मैं कमरे में बैठी रही थी। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। थोड़ी देर बाद सची और मम्मी जी की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी थी। अरे रुकिए मम्मी जी, इस प्लेट में चाय थोड़ी सी छलक गई है, मैं साफ करके लाती हूँ। सची कह रही थी। नाश्ते के ट्रे और कप प्लेट रखने की आवाज से पता चल रहा था कि ड्राइंग रूम में ले जाने से पहले रसोई से सब सामान लाकर अंदर डाइनिंग टेबल पर रखा जा रहा है। इसके बाद ड्राइंग रूम में कई सारे लोगों की बातें करने की आवाज जोरदार कहकर चमके पलटे की खनखनाहट मुझे सुनाई दे रही थी। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी वहां जाऊं, लड़के को देखूं, आंखें ही आंखें में मिर्जा को छोड़ूं। पर मैं सब कुछ बता चुकी थी कि मेरे सिर में तेज दर्द है। मैं लेटी रही। एक अजीब सा संकोच मेरे मुझे घेरे था। अपने घर में कुछ अजीबपन महसूस हो रहा था। यह अनुभूति कुछ वैसी ही थी जैसे छुट्टी मारने के बाद स्कूल जाने पे होती है। ऐसा लगता था कि इस बीच पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया होगा और मैं पीछे रह गई होंगी। अब कोर्स कवर करने में जाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ ही देर में प्रिंसिपल के कमरे के आकर कहा, क्या हुआ, बाहर क्यों नहीं आ रही हो, पूछ रहे हैं वो लोग तुम्हें। मैं मुंह फेर कर कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, नहीं आ पाऊंगी। बिना एक शब्द कहे पेपर वापस वहां से चला गए थे। थोड़ी देर बाद लोहे की तरफ से एक अपरिचित महिला स्वर आया। शायद वो बाथरूम गई थी। और वो तुम्हारी जेठानी कहाँ है बेटा, वह यहाँ नहीं रहती क्या? जवाब में चाची की आवाज आई। अरे नहीं 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 भाभी, यही रहती है, आज जरा उसकी तबीयत खराब लग रही थी, सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा है, तो मम्मी जी ने दवाई खिलाकर आराम करने को कहा है, उसकी ने जवाब दी। मेहमान महिला ने कहा, काफी ध्यान रखती है तुम्हारी सास अपनी बहुओं का। जवाब में चाची शायद मुस्कुरा दी होगी, जैसे ही मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि उसके पास सन्नाटा छा गया था। शायद वो लोग वापस ड्राइंग रूम में चले गए थे। वहां से लेटी तो मैं अपने कमरे में थी, पर मन में बराबर एक बेचैनी सी बनी थी। दिमाग अजीब आहों में फंसा था। मॉम कुछ समझा ही नहीं चाहती थी। किसी न किसी तरह उसकी यही कोशिश रहती कि मैं वहां रहूं। इतनी देर उसके पास रहकर आज सुबह ही यहाँ आई हूँ। तब वो कल शाम को विप्लव ने मुझे फोन करके बताया था कि आज लड़के वाले आज घर आने को कह रहे हैं। आज सुबह पापा मुझे यहाँ छोड़ गए थे। पूरी नाराजगी दिखाते हुए मैं आई थी कि मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं और कोई नहीं, तो वृंदा ने मुझे एक फोन कर सकती थी। हालांकि वृंदा और सची दोनों ने ही मुझे सॉरी बोला था कि आंटी की तबीयत की वजह से आप अस्पताल में है, पहले ही परेशान हो गई इसलिए कॉल नहीं किया। लड़के वाले के आने का समय हो रहा था, तो उस समय अधिक बात नहीं हुई। दोनों तैयार होने चली गई थी। मैं सोचती रह गई थी कि मैं अस्पताल कब गई, और मम्मी के लिए मैं तय नहीं कर पा रही थी कि कब वह तबीयत खराब होने वाली थी। बात तो मुझे रोकने के लिए इस्तेमाल करती है, और कब वास्तव में उसकी तबीयत खराब होती है। आज सुबह जब वो आकर मैंने मम्मी जी के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैं चाह रही थी कि तुम भी आकर लड़के को और घर वाले को देखभाल लो। वैसे भाभी जी की तबीयत कैसी है अब, वो पूछी। मुझे खुशी हुई कि मम्मी जी मेरा ध्यान है। मैंने पूछा, क्या करना है मम्मी जी? उन्होंने कुछ देर सोचा फिर बोली, ऐसा करो बेटा, अंदर वाले कैबिनेट से इम्पोर्टेंट वाले फ्रूट जो राजमा चावल लाए हैं मैंने, वो ले आओ और अच्छे नैपकिन निकाल लाना। मैं चक्कर लाकर लौट कर आई क्योंकि अंदर वाला कैबिनेट अपनी जगह से नाराजन था। बाद में मेरा कंफ्यूजन चेहरा देखा मम्मी जी ने। यह सब सामान सची ने मंगवाया था। मैंने देखा हर कोई व्यस्त था। मम्मी जी, विप्लव, पैसाक भैया, यहाँ तक कि सबसे छोटा और कामचोर विपुल भी आज वृंदा से झगड़ा छोड़कर उसे टिप्स दे रहा था कि दीदी तुम इतना कंफ्यूजन क्यों हो रही हो, हम लोग क्या कम है उन लोगों से? अगर वो लड़के वाले तो हम भी लड़की वाले हैं। तुम बिल्कुल नॉर्मल होकर सबसे बात करना बस। घर की साफ सफाई, सजावट, परोस जाने वाले स्नैक्स, अच्छी वाली क्रोकरी, सारी तैयारी हो चुकी थी। पापा जी तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे और मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरी समय पर पहुंचकर मैं किसी भी काम में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी जितना एक बड़ी बहू को होना चाहिए था। हर चीज के बारे में सची को ही पता था क्योंकि सारा इंतजाम मम्मी जी के साथ
उसी ने किया था तो उसी को ही पता था। जब विप्लव ने भी ढेर सारे स्नैक्स पैकेट्स लाकर सची को पकड़ाते हुए कहा, सची लो, जो जो सामान तुमने मंगवाया था सब ले आया हूँ, देख लो कुछ छोड़ तो नहीं गया है। और एक साथ कई कामों में उलझी सची ने कहा, जी भैया, बस आप फ्रीजर में रखने वाले सामान रख दीजिए, बाकी मैं देख लेती हूँ 2 मिनट में। तो मुझे लगा कि मैं ही सबसे खाली हूँ। इस समय जबरदस्ती पूछ पूछ कर बीच में घुसना ही सही नहीं लगा मुझे। उसने और कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। मेरा मूड फिर खराब होने लगा था। मैं अपने कमरे में चली आई और लेट गई। पर सारा घर में मेहमान के साथ ड्राइंग रूम में व्यस्त था और इधर मैं अपने कमरे में लेटी थी। दिमाग में शादी के बाद के वर्षों का लेखा जोखा चल रहा था। लगभग 7.5 वर्ष होने का आए थे मेरी शादी को। अब तो मेरी बेटी वान्या भी की 5वां वर्ष शुरू होने वाला है। इतने वर्षों में बहुत लग रहा था कि मैं यहाँ कभी नहीं रही है। हर महीने 2 महीने पर मैं मायके पहुँच जाती, 2-4 दिन को जाती और 10-12 दिन लगाकर ही वापस आती। मॉम का एक फोन सब बराबर कर देते या कुछ न कुछ ऐसा ही हो जाता कि मैं पग आगे बढ़ाकर फिर 2 पग पीछे पहुंच जाती। तभी मोबाइल घरघराया। मम्मा का ही फोन था। पूछ रही थी वो लोग चले गए। मैंने बताया अभी नहीं। क्या हुआ वो पूछे। वो रुआसी स्वर में बात कर रही थी। अंजू, उसके जाने के बाद तू घर आ जा, सिर में बहुत तेज दर्द है। मैं झींक उठी। मम्मा, अभी सुबह से तो मैं यहाँ आई हूँ, कैसे आ जाऊँ? आपने दवाई ली? वो बोली, यह नॉर्मल वाला सिर दर्द नहीं है, कुछ और ही लग रहा है, शायद अस्पताल जाना पड़ेगा। वो बोली। मैंने पूछा, पापा को फोन किया? मम्मी से पूछा। मॉम तैयार थी। अरे वो क्या करेंगे? ना चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं भी क्या करूंगी मम्मा? वो गुस्से में अपनी मम्मी से बोली। पहली बार इस तरह से मैंने उनसे बातें की थी। फोन कट कर आंखें बंद करते ही विचारों की आवाजाही फिर उसी टक्कर पे रवाना हो चुकी थी। मैं इस परिवार की पसंद बनकर इस घर में आई थी, बल्कि आई क्या थी, नाजों से लाई गई थी। मेरी जात पात, परिवार की परिचय, रंग रूप, योग्यता आदि सब देखभाल कर मुझे पसंद किया गया था, जबकि साथी जात बिरादरी दूसरे की थी। शक्ल सूरत में भी वो मुझसे 19 सी थी। बैसाख भैया ने जब घर में पहली बार उसके बारे में बताया था, तब घर वालों की ओर से प्रतिक्रिया आई थी, वो बहुत सकारात्मक नहीं कही जा सकती थी। बैसाख भैया की भागीरथी प्रयास करने पड़े। घर वालों को सची के लिए मानने में हार कर बेमन से ही पापा जी मम्मी जी ने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दी थी और सची इस घर में बहू बनकर आ गई थी। उस वक्त मैं अपने पद पर दिशा और सुप्रीति कॉन्फ्रेंस में भर उठी थी। घर तो सब मुझे पसंद करते थे। बाद में सची को सबने खुले दिल से अपना लिया था। मैंने भी, वही ऐसी है। पर मम्मी जी के दिल का कभी कभी उनके किसी किसी वाक्य से झलक उठता था। ऐसे में हर्ष की एक अनसही हिलोर मेरे दिल में उठ जाया करती थी और मैं संतुष्ट हो जाती थी कि मेरी सुपरिटी अभी भी अपनी जगह पर कायम है। हालांकि मेरी यही सोच सिर्फ मेरी अपनी नजरों का तक ही सीमित थी। मेरे ससुराल वाले सुलझे हुए और समझदार थे। उनकी ओर से बहुओं में किसी तरह की कोई तुलना या बराबरी कभी नहीं हुई। मेरे दिल का अंतरिम कोना तक भी सची की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। कैसे वो अपने और जटिल परिस्थिति को भी इतनी सहजता से हंसते मुस्कुराते हुए संभाल लेती थी। एक और सची थी, सिर्फ 2.5 वर्ष पुरानी, पर इतने कम समय में ही इस घर की रग रग से बस चुकी थी। और दूसरी तरफ मैं खुद थी, सची से कई वर्षों पुरानी, पर ऐसा व्यवहार था कि मेरा सबके साथ जैसे मैं रह रह कर सब पे कोई एहसान कर रही हो। अपने सारे अधिकार याद थे मुझे, कर्तव्य को दूर से ही अनदेखा कर देती थी मैं। और सची, उसने तो जैसे अपने सारे अधिकार को ताक पर रखकर और कर्तव्य को मुकुट शीशे पर सहेज कर गृह प्रवेश किया था। वो संयुक्त परिवार में कई लोगों के साथ रहते हुए छोटी छोटी बातों को जाना लाजमी है। दोनों पक्ष की ओर से धैर्य और युक्ति के साथ साथ समय लगाने में भी आवश्यकता होती है, जो सची ने भरपूर लगाया। अपने कर्तव्य और सहायता से वो जल्दी इस घर की जरूरत बन चुकी थी। मायके वो भी जाती थी, पर नियत समय पर और वापस भी आ जाती थी। दूसरी ओर मैं किसी बात पे परेशान होती कि
उसके बारे में विकल्प से या फिर किसी बात करने के बजाय मॉम के पास भाग कर आती। यहाँ 3-4 दिन रहकर फिर मैं वहाँ मॉम की अवरत जरूरतों और समस्याओं को सुलझ जाती। इससे मॉम का भी यहाँ रहा, वो भी मुझे जुड़े अपने मुंह धागे को जरूरत भर की ही ढील नहीं दे पाई और अनजाने मुझे किसी किसी बहाने से अपने पास रुकने का प्रयास करने लगी। ऐसा नहीं है कि कभी वो मुझे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी, बस उनकी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें जो मेरे बिना भी आराम से पूरी हो सकती थी, वो मेरा वापस ना जा पाने का सबब बन जाती थी। अब अलग रहा, शायद इसी सब के चलते कभी यहाँ दिल के रंग में की इस घर के लोगों को छोटी छोटी जरूरतों में शामिल होकर यहाँ तक कि अभी तो हिस्सा बन नहीं पाई थी, क्योंकि ऐसे ना जाने कितने मौके आए थे जब मेरी जरूरत यहाँ थी पर मैं खुद यहाँ नहीं थी, मायके में थी। ऐसा भी अक्सर हुआ कि विप्लव का ऑफिस से फोन आता था कि शाम को मुझे पिक करते हुए घर जाएंगे, पर शाम तक वहाँ पर सीन बदल चुका। विप्लव तक थोड़ी देर बाद से खेलकर चले जाते। पहली बार जब वो मुझे वापस लेने जाने के लिए मायके आए थे, तब थोड़ी अनिच्छा से ही मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया था। मेरा उतरा चेहरा देख मॉम ने अंदर आकर पूछा था, क्या हुआ अंजू, मन नहीं है क्या जाने का? मैंने आंखें झुकाकर धीरे से नामे सिर हिला दिया। माँ ने तब मुस्कुराकर कहा था, कोई बात नहीं, चल मैं बात कर लेती हूँ। ड्राइंग रूम में विप्लव पापा से बात करते हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों बाहर आए तो प्रश्नवाचक नजर से मुझे देखते हुए बोले, सामान कहाँ है तुम्हारा? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही मॉम बोली, बेटा अभी हम दोनों का ही मन नहीं भरा, नई नई बात है, सोच रही थी अभी कुछ दिन इसे और ही नहीं रहने देते हैं। विप्लव ने सिर नीचे झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है मॉम, आप जैसा कहे। मॉम बोली, कहो तो मैं भाभी से बात कर लूं? विप्लव ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, नहीं मम्मी से मैं बता दूंगा, वो कुछ नहीं कहेंगी। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, तो कब आओ लेने? जवाब मॉम की ओर से आया था, बस 2-4 दिन में कॉल करती हूँ, मॉम बोली। पर इन 2-4 दिन में मॉम की कुछ न कुछ छोटे मोटे कारणों से 15 दिन में बदल दिया गया था। मजा तो मुझे आता था, वहाँ आराम की जिंदगी जीते जीते। यहाँ बहुत सारे लोग, कोई प्राइवेसी नहीं, कभी कोई देवर तो कभी कोई ननद तो कभी मम्मी जी कुछ बात करने कमरे में आ जाती। चाय तो आप अकेले ही पी नहीं सकते, 2-4 लोगों को साथ लग ही जाते थे। मायके के 4 लोगों के परिवार के सामने ससुराल का 7 लोगों का परिवार मुझे भी लगता, और अब अधे मेरा छोटा भाई भी ये चला गया, तो वहाँ हम 3 ही रह गए थे और सारा काम मॉम संभाल लेती थी। देर तक सोते रहना, सारे दिन बिस्तर पड़े पड़े टीवी देखना, किताब पढ़ना, सब कुछ खूब रास आ रहा था मुझे। पापा जरूर मुझसे घर का हालचाल पूछते, हल्के से मेरे वापस जाने की बात पूछते तो शायद साफ साफ मुझे चल जाने के लिए कहने से संकोच करते थे। दूसरी मॉम का भी डर था उनको। उस दिन भी यही हुआ था। पापा के ऑफिस आने के बाद हम तीनों शाम की चाय पी रहे थे। पापा मुझसे घर के सब लोगों का हालचाल पूछ रहे थे। जैसे ही पापा ने धीरे से कहा, और क्या प्रोग्राम है तुम्हारा अपने घर जाने का, तुरंत माँ का उत्तेजित स्वर आया था, अपने घर? क्या यह नहीं है उसका घर? माँ के इस तरह रूप में आगे पापा हमेशा ही झुक जाते, बेचारे सावधान और सफाई देने लगते। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रहा था, बस रहने दीजिए, खूब समझती हूँ मैं आपका मतलब। कुछ दिन को लड़की आई है तो यह नहीं कि शांति उसे रहने दे। यहाँ माँ का मुंह फूल जाता और बातों का रुख किसी और की तरफ मुड़ जाता। जबकि देखा जाए तो ससुराल में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं थी, किसी भी चीज का कोई बनानी नहीं थी, ना कभी मायके जाने का नाम पर कोई रोक टोक रही थी। बेचारों का तांता टूटा क्योंकि लंबी से आ रही थी। आवाजों से पता चल रहा था कि मेहमान वापस जा चुके हैं। मुझे मम्मी जी की आवाज फिर सुनाई दी, वृंदा जाओ, सारा नाश्ता प्लेट में लाकर बड़ी भाभी के कमरे में दे आओ और उन्हें पूरी बात बताओ। लड़के वाले की ओर से हाँ हो चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था, पर मेरे दिमाग में अभी भी तखी भरी थी। रात में मैंने इनसे पूछा कि मैं कब अस्पताल गई मॉम को लेकर।
जो आपने सबसे मुझे फ़ोन करने के लिए कह दिया। जवाब में जब उन्होंने बताया कि मॉम ने खुद इनसे कहा था कि मुझे लेने अभी ना आए, क्योंकि हो सकता है मुझे उसे लेकर अस्पताल जाना पड़े। इसलिए यही सोचा कि तुम अभी अस्पताल में हो, वैसे ही परेशान होगी। अगर यहाँ बात आगे बढ़ती है तो बुला लेंगे। जरा देर बाद ही यह तो गहरी नींद पे डूब गए थे, पर आज इतने वर्ष पश्चात मेरे मस्तिष्क जाने क्यों अपने व्यवहार की क्रिटिकल एनालिसिस करने पर तुला हुआ था। मैं विगत रजिस्टर में दर्ज अपनी गलतियां का लेखा जोखा देखना चाहती थी। अब मैं अपनी हर कमी बेसी को सुधारना चाहती थी। बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर भी निर्भर करे, परेशान हो मेरे बिना, जैसे सची के बिना होते हैं। अपने ही विचारों की भंवर में उलझी थी, क्योंकि मार्गदर्शन लेती भी किससे। मॉम तो खुद ही मुझे अपने मुंह से कम नहीं कर पा रही थी। छोटे से छोटे कारण भी उन्हें मुझे यहाँ रोकने के लिए जरूर लगता, और मैं भी अपने मायके के मुंह से यहाँ कितनी ही जरूरतों का नजरअंदाज कर वहाँ दौड़ी चली जाती थी कि मम्मी जी और सची को देख ही लेंगे। जब वान्या होने वाली थी तभी वो मेरी तबीयत के नाम पे मुझे वहाँ ले गई थी। वान्या होने के बाद भी बीच बीच में 4-4, 5-5 दिन यहाँ रहकर किसी न किसी कारण से मैं मम्मी के पास वापस चली जाती थी। इस समय मेरे दिल से बार बार एक ही आवाज आ रही थी कि तारीफ थी मेरे ससुराल वालों की। ये लोग इतने सब और शालीन थे कि मेरे सम्मान, मेरे प्रतिष्ठा में कभी वहाँ कोई कमी नहीं आई थी। पिछली बार ऐसा पहली बार हुआ था कि विप्लव ऑफिस से अचानक बिना फोन किए ही मुझे और वान्या को लेने जाने के लिए आ गए थे। मॉम को अंदेशा नहीं था कि वह कभी इस तरह से पहले ही बताए बिना आ सकते हैं। मैं और वान्या सूटकेस और बैग के साथ ड्राइंग रूम में आ चुके थे, पर उस बार मेरा घर वापस ना जाने पाने का कारण बना था वहाँ खाना बनाने वाली सीना अगले ही दिन से 4 दिन की छुट्टी पे जाना। विप्लव और पापा के अनुरोध को माँ ने ही अपनी ढीली तबीयत का हवाला देते हुए टाल दिया था। इसके बाद ये अचानक उठे थे। ड्राइंग रूम में मेरा सूटकेस उठाकर टेबल पर रखे उसे खोला। उसमें वो बानिया के कपड़े और सामान निकाला, फिर बैग खोलकर उसमें ही उसका सामान निकाला, फिर वानिया का सारा सामान बैग में भरकर बैग उठाकर और वानिया को गोद में लेकर मम और पापा को नमस्ते कर बाहर चल दिए। बस पीछे मुड़कर इतना भर बताया कि बच्चे का इतना नागा करवाना ठीक नहीं है। कल ही स्कूल से फोन आया था। वानिया पापा की गोद में चढ़ी पीछे मुड़कर बाय नानू बाय नानी बाय मम्मा कर मस्ती में चली जा रही थी। हम तीनों हैरानी से देखते रह गए थे। मॉम ने अरसू स्वर में कुछ कहकर रोकने की कोशिश की भी, पर आज विप्लव की मुखौटा देख शायद वो भी पापा से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैं पीछे पीछे बाहर आ गई थी। उसके इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिल सके। इसका दूसरा भाग अंतिम भाग लेकर आएंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।